आदावर्ष, मैं सगीर खाकसार इंडो नेपाल पोस्ट के इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। आज यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं पद्मश्री बेकल उत्साही साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए। इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं खराज अकीदत पेश करने के लिए नेपाल के मशहूर और मारूफ शायर जनाब जाहिद आज़ाद झंडा नगरी साहब, और हमारे बीच मौजूद हैं बेकल साहब की बेटी आरिफा उत्साही साहिबा। तो आइए हम जानना चाहते हैं हमारे जाहिद आज़ाद झंडा नगरी साहब से। जाहिद साहब, बेकल साहब की जो पहचान रही है वो गंगा जमुनी तहजीब के शायर माने जाते हैं। उनकी पहचान एक गीतकार के रूप में भी है। अवधी, हिंदी, उर्दू में उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया था शायरी के जरिए, और वो किसी एक विद्या में माहिर नहीं थे, बल्कि चाहे दोहा हो या छंद हो, मनकबत हो, सभी विधाओं में उन्हें महारत हासिल थी। 3 दिसंबर को उनका खराज अकीदत पेश किया जाता है। 3 दिसंबर 2016 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। जाहिद साहब, आज आप बेकल साहब को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? आपने कई मुशायरों में उनके साथ शिरकत की है और काफी क्लोज आप रहे हैं। मेरा ख्याल है 3 दशकों का आपका उनका साथ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेकल साहब रहमहुल्लाह एक अजीम शायर ही नहीं, आपने गांव की ज़िंदगी को आलमी पैमाने पे उजागर किया और अपने शायरी का हिस्सा गांव को बनाया। आप बलरामपुर के एक छोटे से शहर से उठ करके राज्यसभा जैसे अजीम ओहदे पर फायज हुए, जहां तक पहुंचने के लिए बेशुमार कोशिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन उर्दू शायरी ने आपको राज्यसभा में पहुंचाया और आपको बावकार बनाया। आप जब वहां रहते थे तब भी अपने अशार पढ़ते थे। आपकी शख्सियत ऐसी थी कि छिड़ेगी देरो हरम में ये बहस मेरे बाद, छिड़ेगी देरो हरम में ये बहस मेरे बाद, कि अपने अहद में बेकल कबीर जैसा था। यकीनन बेकल साहब कबीर दास की तरह फकीर मनुष्य इंसान थे। आपने निहायत ही सादा जिंदगी गुजारी और अपने अशआर को गांव के जिंदगी में इस तरह उजागर किया कि न कमाले तर्क दुनिया न जमाले बादशाही, मेरे वास्ते है काफी तेरी दी हुई तबाही। हुक्मरा जमात की आंखों में आंख डाल करके कहते थे, न फरेब राह बर से न सुलूक राहजन से, जहां मुतमईन हुआ है वही लुट गया है काफिला। बेकल साहब फरमाते थे, सुनिए तो जो चाहता हूं, फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है। तुम्हारे लिबास कीमती रखकर, तुम्हारे लिबास कीमती रखकर शहर नंगा है, तुम्हारे लिबास कीमती रखकर शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। बहुत खूब जाहिद साहब, आपने काफी अच्छी चीजें बताई कि बेकल साहब अपनी जमीन से कभी कटे नहीं। हालांकि वो आलमी शोहरत याफ्ता शायर थे, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने से जब वो लौट कर आते थे तो बलरामपुर की मिट्टी में ही उन्हें सुकून मिलता था, वहां की सरजमीन पे ही सुकून मिलता था। हमारे बीच आरिफा उत्साही है, उनकी बेटी है। आप आरिफा साहिबा, आप ये बताया कि आप जब को कैसे कुछ ऐसी मेमोरीज हो जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें। आज हम लोग उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, चूंकि बेकल साहब बलरामपुर में जश्न बेकल हुआ था और तमाम उनके शान में प्रोग्राम होते रहे हैं। वो माटी के शायर थे। जब वो हमें गांव की याद दिलाते हैं, हमें पगडंडियों की याद दिलाते हैं। आप कुछ मेमोरीज हमारे साथ अगर शेयर करें आज इस मौके पर। आरिफा। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रूर। इस मौके पर वैसे तो हर दिन हमारे लिए होता है कि उनके बारे में बातें होती हैं और उनकी बहुत सारी बातें हम हर रोज़ याद करते हैं एक सबक के तौर पर, और उनकी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो वाकई में कभी जुदा नहीं हो सकती। और मेरे अब्बा हुजूर होने के साथ साथ वो मेरे दोस्तों की तरह भी थे और मेरे उस्ताद की तरह भी थे। मेरे लिए एक तरह से वो एक इंसाइक्लोपीडिया थे, अगर कहें तो, कि मुझे किसी भी बात की जानकारी लेनी है जो मुझे नहीं पता
और दुनिया की तमाम ऐसी चीज़ें जो वाकई में मुझे लगता था सिर्फ उन्हीं को ही पता है, और उनसे मैं पूछूं और उन्होंने बस फट से मुझे जवाब दे दिया। तो मेरे लिए बहुत सुकून का बाइस थे वो। और अब तो खैर सुकून तो खैर कहीं नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि उनका होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सुकून, और बोल सकते हैं कि सब कुछ मेरे पास है। कुछ इस तरह की फीलिंग थी उनके होने से। अब इस मौके पर और आज वो नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरन मुझे ये महसूस करना पड़ता है कि बस मेरे पास उनकी दुआएं हैं। साहित्य जगत को बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप अब्बा हुजूर की सबसे शायद छोटी बेटी हैं, और वहाँ पे जो है तमाम जो अब्बा हुजूर जब जिंदा थे तो बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि फॉरेन से बहुत सारे लोग आते थे और उनसे जानना चाहते थे बेकल साहब की शायरी के बारे में कि किस तरीके से अवधी और हिंदी और उर्दू का मिश्रण करते हैं, और किस तरीके से उन्होंने नए नए प्रयोग शायरी में किए। वो कभी साहित्य को बाजारवाद से बचाने की भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, जो एक कमर्शियल सारी चीजें होती जा रही हैं। तो कैसे कैसे लोग आते थे और किस तरीके से मुलाकातें होती थी उस वक्त? देखिए, वो एक जखीरा थे, और अभी भी जो उनके बाद जो उनकी चीजें हैं वो एक जखीरा के तौर पे ही है मेरे पास। और जब उन पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं अभी तक, और उस दौरान भी लोग जब आते थे रिसर्च करने या उनसे बहुत सारी चीजें मालूमात करने, तो लोगों को कुछ अलग और मुख्तलिफ तरह की चीजें उनसे जानने को मिलती थी। अब अगर हम लिटरेचर की बात करें, अदब की बात करें, तो उसमें यकीनन उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए जो पहले अदब में नहीं हुए। तो एक उनको अदब की दुनिया में उन्हें और शख्सियत से अलग करता है उनका एक्सपेरिमेंट, उनका जो इस तरह की चीजें थी। That's it. ये आरिफा उत्साही साहिबा हमें बता रहे थे कि किस तरीके से वो प्रयोग करते थे। और बेकल उत्साही साहब के बारे में सभी हालांकि जानते हैं कि उत्साही का लक़ब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था। और बेकल नाम उनको जो है एक मुस्लिम सूफी संत ने इस नाम से नवाजा था। इस तरीके से उनका पूरा नाम मोहम्मद शफी खां था, और ये नाम जो है फिर बेकल उत्साही के रूप में हमारे आपके बीच रहा। बेकल साहब जी, आप कुछ कहना चाहे तो और शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही है, हिस्ट्री में है, और जाहिर है कि सभी में शुमार है कि किस तरीके से उनको ये इंतखाब मिले, ये खिताब मिले। पहले वो बेकल वारसी लिखते थे। जी जी, वारिस पाक के मजार पे नातिया कलाम पढ़ने वो जाते थे, और बहुत वहाँ अच्छा पे सा वो एक इंसिडेंस था उनकी लाइफ का कि वो बहुत छोटी उम्र में उनको देख रेख करते थे। जी जी, उन्होंने ये लक़ब दिया था। उन्होंने, हाँ, बेदम गया बेकल आया। और बेदम वो भी आप जैसे जानते हैं कि बेदम कौन थे। तो यकीनन वो बुजुर्ग थे, उन्हें एक ये एहसास हुआ कि भाई इस बच्चे में कुछ तो ऐसी बात है जो बेदम गया और बेकल आया, ऐसा बड़ा खिताब दिया। उस वक्त तो उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं, और बहुत परेशान हो रहे थे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे झाड़ू मार रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, यहाँ से चलिए। या बाद में जब उन्होंने लिखना शुरू किया, जब उन्होंने बहुत ही कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया, और उस वक्त उन्हें ये एहसास होने लगे कि मेरे अंदर ये, वो एक जमींदार घराने के थे, और नशिस्तें और शायरी हमारे ख्याल से वो घरों में भी पहले ही हुआ करते थे। बचपन से उन्हें शायरी का इस तरीके से माहौल मिला घर में? नहीं, घर में तो यकीनन कोई शायर नहीं था। और जो घराना था, जो खानदान था, वो जमींदार खानदान था। वहाँ पे कुछ नशिस्तें वगैरह होती थी क्या इस तरीके से? देखिए, उनका जो पहला शेर था जब वो खेत में असामियों के साथ बैठे हुए थे और अपना लोग काम कर रहे थे, वो दूर बैठे सिर्फ एक तरीके से उन्हें देख रहे थे। पहला शेर उनका वहां हुआ था जो मुझे जानकारी है। तो वहां पे एक औरत थी जो कि रो रही थी, और वो क्यों रो रही थी, दिल में एक अब्बा हुजूर की एक बात आई कि भाई क्यों रो रही है, मैं जानने का बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ, आखिर बात क्या है, अगर गुर्बत है या क्या ऐसी बात है, शायद अनाज पानी नहीं मिला है घर से, या कुछ ऐसी चीजें, किसी ने दुखी तो नहीं किया है। तो उन्होंने जाके पूछा तुम आखिर क्यों रो रही हो? तो उसने ये बताया कि मेरा जो सजन है, बालम है, वो चला गया है परदेस। जी जी जी, कुछ ऐसा इंसिडेंस था। तो मतलब गांव को लेकर, गांव के एहसासात को लेकर के उनके अंदर शुरुआती दौर से ही, अगर आप उनकी सारी नज़्मों में देखें
अशार में देखें तो आपको गांव की गांव झलक की मिल जाती है। झलक, आपको मिट्टी की झलक, nature इसलिए मिल उन्हें माटी जाता का है। शायर भी कहा जाता है। माटी का शायर भी कहा जाता है। आपको उनके अशार में नेचर होगा, आपके उनके अशार में नेशनल इंटीग्रेशन की बातें हैं, हिंदू एकजुटती की मुस्लिम बातें एकता की हैं, बातें बहुत ज्यादा है। जाहिर है। तो वो पहला शेर उनका उस वक्त का था कि भाई एक औरत की जो बिरहा है, जो बिरहा है, उसका जो विदाई है, हाँ, जो विदाई है, उसकी जो पीड़ा होती है, दर्द होती है, वो उन्होंने इसमें जाहिर किया अपने अशार। तो अवधि को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे जी किए जी शेर में, जो कि वाकई में लोगों के लिए एक हैरतनाक बात हुई कि अरे ये ये अल्फाज शायद- कैसे जी, इसमें जी। आकर कैसे शेर में कैसे ये फिट हो सकता है। उन्होंने ये सारी चीजें की। जी। अरफा साहिबा ने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। बेकल साहब को लक़ब कहाँ से मिला, उसके बाद बेकल साहब ने 8 दहाइयों को अपनी जिंदगी के भरपूर दिया और साहित्य और अदब को उन्होंने नई दिशा दी, नई ऊर्जा दी और करीब 50 सालों तक, करीब 5 दशकों तक वो मुशायरे और कवि सम्मेलनों में अपने साहित्य के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए अमिट छाप छोड़ते रहे। उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है और साहित्य जगत के लिए जो है एक अपूरणीय क्षति है, शायद जिसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद आज़ाद साहब और आरफा उत्साही साहब, आप लोगों का इस खराज अकीदत में हमारे साथ शिरकत करने के लिए शुक्रिया।